और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने वाराणसी में आयुष्मान भारत योजना के 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ और 60 लाख लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड वितरण की शुरुआत की और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को कर्ज वितरण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों से लोगों की शिकायत थी कि वो योजनाएं एसी कमरों में बैठकर बनाती थी। जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है तब की सरकारों को पता नहीं चलता था। बीजेपी ने लाभार्थियों से संवाद किया, एक नई परंपरा शुरू की। इसका मतलब बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकानें बंद और घोटाले करने वालों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। मथुरा के श्री बंटी वर्मा। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर ही उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सौगातों की बारिश कर दी, साथ ही साथ कांग्रेस पर आरोपों की बौछार भी कर दी। करप्शन से सुशासन तक पीएम ने चुन चुनकर हमले किए और नारा दिया कि बदल बो। ये रिपोर्ट देखिए। बदल बो ये कांग्रेस की सरकार ने बदल बो। तो सेट कर दिया गया है मुद्दा और मिशन। कांग्रेस पर जोरदार हमले के साथ बदलाव की बात भी हो गई, लगे हाथों सौगात भी हो गई। वैसे छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का अलर्ट था, लेकिन पीएम मोदी के बयान बादल बिजली से ज्यादा घातक रहे। पीएम मोदी ने करप्शन और कांग्रेस को साथ साथ शराबबंदी के वादे की याद भी दिला दी। कांग्रेस को 2018 के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेसी गंगा जल की झूठी कसम खाते हैं। सरकार धान खरीदी को मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करती है। पीएम मोदी ने कहा कि धान खरीदी में भी खेला हुआ है। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक रही है। पीएम ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए 2 लाख से ज्यादा घर बनवाए। अब कांग्रेस सरकार यहां एक साल में 1 लाख घर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से भेजते हैं।
आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेट लिस्ट में हैं, इंतजार की सूची में पड़े हैं। आपके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा। इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को भी घेरा। साथ ही सिमटते माओवाद पर कहा कि नक्सली अब 70 जिले में रह गए हैं। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें भी कही, लेकिन निशाने पर पूरी तरह कांग्रेस रही। पीएम के दौरे ने एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही आगामी चुनाव के लिए मुद्दा मिशन भी सेट कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। और गोरखपुर में पीएम मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस जैसी संस्था सिर्फ धर्म और कर्म से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका एक राष्ट्रीय चरित्र भी है। गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। गीता प्रेस अलग अलग भाषाओं में भारत के मूल चिंतन को जन जन तक पहुंचाती है। गीता प्रेस एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है। वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है, क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाई और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। और मोदी सरनेम को लेकर आपराधिक मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिल पाई। उनकी पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि वो सूरत कोर्ट के फैसले में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस नेता पर गिरफ्तारी की तलवार और 2 साल की कैद की सजा की तलवार अब भी लटक रही है। यह रिपोर्ट देखिए।
मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। 7 जुलाई को दिए फैसले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने के आदेश को न्याय संगत, उचित और वैध बताया है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में पहले सूरत की अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी खत्म हो गई थी। राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सूरत की जिला अदालत में गए थे, जहां उनकी सजा को बरकरार रखा गया। फिर हाईकोर्ट में गए, लेकिन वहां भी यही हुआ। हर जगह की अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल की सजा को सही मानते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से प्रदर्शन मोड में आ गई है। भोपाल से रायपुर तक कांग्रेस विरोध जता रही है। रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और मोहन मरकाम सहित तमाम नेता नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक आदमी से डर गई है, इसलिए उन्हें दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। शासकीय बंगला था, उससे भी खाली करा दिया। एक आदमी से डर रहे हैं, एक आदमी, वो श्री राहुल गांधी। यही हाल अंग्रेजों का था, वो भी एक ही आदमी से डरते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। दोनों में बड़ी समानता। वो भी फूट डालो राज करो, और ये लोग भी फूट डालो राज करो, भाई भाई को लड़ाने के काम वो भी करते थे, ये भी करते थे। और इसीलिए ये डरे हुए लोग सच का सामना नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी सच्चाई की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का भी कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इन प्रदर्शनों पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। पार्टी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को न मानने का आरोप लगाया है। जो संघर्ष है वो निरंतर चलता रहेगा और आवाज दबे ही नहीं। जो गरीबों के लिए आवाज उठी है, जो असहायों के लिए आवाज उठी है राहुल जी की, जो न्याय के लिए आवाज उठी है, उसको बीजेपी लाख दबाने की कोशिश करे। न कांग्रेस के कार्यकर्ता रुकेंगे, न हमारे नेता राहुल जी रुकेंगे। कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब वह संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करती है। जब वो चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन गलत, वोटिंग मशीन गलत, और जब वो कोर्ट के अंदर जाकर किसी निर्णय उनके खिलाफ आता है तो न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह उठाने की आदत जो है कांग्रेस की विपक्ष होने पे होती है। डबल स्टैंडर्ड की बात कांग्रेस हमेशा करती है। बहरहाल अभी राहुल गांधी इस फैसले को अंतिम विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि ये उनके लिए आखिरी विकल्प होगा। फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 30 दिनों का समय मिलेगा। अगर ऊपरी अदालत में उन्हें दोषमुक्त ठहराया तो उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का फैसला भी खारिज हो जाएगा और सजा भी। भोपाल से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप एट 10। भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव 2024 के पहले बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश को चुना गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए।
भारतीय जनता पार्टी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 4 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। राजस्थान में प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया गया, जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी की भूमिका में नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में ओपी माथुर को प्रभारी और मनसुख मांडविया को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर प्रभारी बनाए गए हैं। उनके सह प्रभारी के तौर पर सुनील बंसल काम करेंगे। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस का कब्जा है। इन 4 राज्यों के नतीजे काफी हद तक अगले साल होने वाले चुनाव की रूपरेखा तय कर देंगे। ऐसे में बीजेपी इन 4 बड़े राज्यों को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इससे पहले बीजेपी 4 राज्यों में अपने अध्यक्ष बदल चुकी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी ने कमान दी है। पीएम नरेंद्र मोदी बीते 9 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने में वे कामयाब रहते हैं तो वो इतिहास रचेंगे। भारत के इतिहास में कोई गैर कांग्रेसी पीएम लगातार 3 बार इस पद पर नहीं बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी घमासान, जहां चाचा भतीजे के बीच चेकमेट का गेम चल रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी मोदी सरनेम वाले केस में झटका लगा, जिस पर बीजेपी विपक्ष से यही सवाल पूछ रही है कि 2024 के लिए कौन होगा उम्मीदवार। ये रिपोर्ट देखिए। लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे। उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। पटना में महागठबंधन की कवायद क्या शुरू हुई, मानो विपक्ष की कोशिशों पर शनि की छाया पड़ गई, क्योंकि विपक्ष का पश्चिम में सबसे मजबूत किला दरक गया। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को सियासी बिसात पर चेकमेट कर दिया, तो बीजेपी एक बार फिर मुखर होकर पूछ रही है कि विपक्ष की बची हुई बारात का दूल्हा कौन है। कांग्रेस के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है? ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट। इसके बाद से लौट के आना है, जाना है बंगलुरु, जाना है, सब नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। आप बहुत दिनों से दूल्हे के लिए भाजपा चिंतित हो रही है। चिंता छोड़ दो, हमारा दूल्हा तैयार है। आप अपने यहाँ बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले। विपक्ष के दूल्हे की तलाश के बीच राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी मोदी सरनेम वाले केस में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 से पहले इस साल होने वाले सेमीफाइनल के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र का झटका महागठबंधन कैसे झेलेगा, और सवाल यह भी कि महाराष्ट्र के बाद किसकी बारी है।
क्योंकि जैसी खबरें बिहार से आ रही हैं, वो विपक्ष की बारात के संयोजक नीतीश कुमार की चिंता बढ़ाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष किसी एक चेहरे पर आम राय बना पाएगा? आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मामला हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है, जिसे लेकर हमीरपुर पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा कि नड्डा जैसी शख्सियत को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के दावे पर दंगल। सीएम सुक्खू का जेपी नड्डा पर बड़ा हमला। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सवाल है कि आखिर सीएम सुक्खू बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को झूठ न बोलने की नसीहत क्यों दे रहे हैं? तो उसे जानने के लिए आपको कुछ दिन पहले नौतान में दिया गया जेपी नड्डा का ये बयान सुनना होगा, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की फाइल पर उन्होंने ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हस्ताक्षर किए थे। मुझे आज कितनी खुशी हो रही होगी जब मैंने हस्ताक्षर किया होगा कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिया जाता है। और आज जब वो बिल्डिंग देखता हूँ तो आप समझते होंगे कि जब बीज लगाने वाले एक माली को कैसे अपना पौधा ऊपर आते हुए दिखता है तो कितनी खुशी होती है। आज वो खुशी होती है। और दुख होता था, मैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं बोलता था कि मुझे जमीन दे दो, मैं तुम्हारे लिए हमीरपुर को मैं मेडिकल कॉलेज देना चाहता हूं। नहीं हो पाया। हमने कोई बिल्डिंग उस समय धूमल जी ने अरेंज की थी, उसमें जाकर के हम लोगों ने शुरुआत की। धूमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जयराम जी की सरकार आई तो जमीन भी मिली, अब वो बिल्डिंग भी तैयार है और क्या भव्य बिल्डिंग बन रही है। वह अपने आप में हमीरपुर के विकास तीर्थ बनेगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। ये मगर जेपी नड्डा के इस दावे को सफेद झूठ बताते हुए सीएम का दावा ये है कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज उनकी देन है, जिसे 2014 में मनमोहन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने स्वीकृति दी थी कि 2 मार्च 2014 को ये मेडिकल कॉलेज तत्कालीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी ने व्यक्तिगत तौर से मेरे कहने से इसको स्वीकृत किया और इसके लिए 189 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया। और उसके बाद जब ये स्वीकृत हो गया, उसका जब चिट्ठी माननीय कौल सिंह ठाकुर जी हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ सेक्रेटरी विनीत चौधरी जी थे, उनको चिट्ठी गई और मैं उस चिट्ठी को लेकर कौल सिंह ठाकुर जी के पास गया, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उनके पास गया। उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी कि आपने अपने अकेले दम से ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। और जब कौल सिंह ठाकुर जी यहाँ आए 15 अगस्त को तो उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति के द्वारा लाया गया। तो जब तथ्य हमारे साथ है, 3 मार्च 2014 को मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया तो जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश से जाकर इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के होना चाहिए। एम जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, पर ये मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम ने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी की जयराम सरकार ने तो इसे मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राज्य की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया, जबकि अब तक हमारी सरकार 2 किश्तों में 150 करोड़ रुपए दे चुकी है। इस मेडिकल कॉलेज को पूरा करने के लिए अभी मैंने 80 करोड़ रुपए दिया और अभी और पिछले कल ही मैंने इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को पूरा करने के लिए और 70 करोड़ रुपया दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ हमें जो पैसा नहीं दिया, बिल्कुल कुछ कोई ऐसा धन का प्रावधान भी नहीं किया एक्स्ट्रा। हमको इसको पूरा करने के लिए मेरे मुख्यमंत्री काल में अभी इसको 150 करोड़ रुपया दिया गया।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पिछले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना था और अब एक बार फिर से इस पर झूठ और सच की राजनीति गरमाई हुई है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 JKLH के लिए जसवीर कुमार की रिपोर्ट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।